नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिजू मिश्रा आज आपको एटम एंड मॉलिक्यूल परमाणु और अणु 9th क्लास के चैप्टर 3 में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूं। मैं वो हर गरीब बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचाना चाहता हूं जो हिंदी मीडियम के वजह से बहुत पीछे है। मैंने देखा है कि इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे उपलब्ध है वीडियो, बहुत सारे कंप्लीट नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन उपलब्ध है। लेकिन हिंदी मीडियम में मैंने देखा कि समझाकर बहुत अच्छे से हर चीज़ का कंटेंट उपलब्ध नहीं है। जो मैंने कभी फेस किया है वो मैं नहीं चाहता कि मैं देखूं कि YouTube पे फिर से कोई नहीं है जो अच्छे से बच्चों को समझाए और पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराए। मैं पर्सनली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरे से साइंस वो पढ़ ले तो उनको कभी दिक्कत ना हो। तो अगर आप मेरे इस मुहिम को गरीब बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, हर वो बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं जो पढ़ाई के वजह से, पढ़ाई ना मिलने के वजह से वो पीछे हैं, उनके पास क्षमता है कि वह आगे जा सकते हैं पर उनको अच्छे स्कूल में नहीं दाखिला मिल सकता। वो इंग्लिश मीडियम की तरह जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है वो हिंदी मीडियम में आप अच्छे से जानते हैं उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और इसी वजह से मैं अपना टाइम निकाल कर आपको पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे तरफ से जितना टाइम होगा मैं आपको दूंगा, समझ में आया? मैं अपने हौसलों को कम नहीं होने दूंगा। बस मुझे मंच की तलाश है कि मैं ऐसे मंच पे आऊं जहां पर हर बच्चों के पास अपनी शिक्षा पहुंचा पाऊं। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई जाने या कुछ, बस बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। मुझे ये बस मेरी ये चाहत है, समझ में आया? प्लीज आप इस मेरे मुहिम को बहुत बच्चों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों के साथ जुड़ पाए। अगर हम अधिक से अधिक बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाएंगे तो हमारा मनोबल कम होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा। इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को सपोर्ट करें और बहुत जगह फैलाएं। अगर आप थोड़ा भी चाहते हैं कि हाँ यह मेरे द्वारा एक अच्छा कदम है, मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर आगे शेयर करें और गरीब बच्चों तक पहुँचाएं। मेरी यही कामना है आपसे, समझ में आया? मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहते होंगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं, वो आप जब कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जानता, समझ में? क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सालों का एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी है मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि जिसको पसंद आएगा वो पढ़ेगा। और अभी तक भगवान की दया से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा रिव्यू है। हमें बस मंच की तलाश है। अरे अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। इतना याद रखना बच्चों कि हमें मिलकर यह दिखाना है। हम सबके लिए एक बात बोल रहे हैं, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा, जगमगा कर उनके ही सामने चमक कर देंगे उनकी फीकी और सूरज खुद को बना लेंगे। ऐसी क्षमता हम सब में है और इसी उद्देश्य से हम इसी मोटिवेशन से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल क्या है देखते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि परमाणु और अणु में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो मैं पहले बता दूं थोड़ा सा संकेत, फिर अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि परमाणु और अणु कैसे स्टार्ट हुआ, किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया, समझ में? कहाँ से इसकी सोच स्टार्ट हुई, मैं हर चीज़ बताऊंगा। कहाँ से इसकी मान्यता शुरू हो गई कि हाँ यह सही है, यह सब बताऊंगा। पहले थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि आपके मन में परमाणु और अणु के लेकर जो थोड़ा सा डाउट है वह क्लियर हो जाए, समझ में? हल्का सा संकेत। परमाणु उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटा हो। इसके भी छोटे छोटे पार्टिकल आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन जो हम रासायनिक संयोग में जैसे आप देखते होंगे हाइड्रोजन, समझ में, ऑक्सीजन, तो इसमें आप देखेंगे कि बस एक एक परमाणु उपलब्ध है। इसमें ये नहीं लगा H2O2 नहीं लगा है, तो इसे हम परमाणु कहते हैं, सबसे छोटा। और अणु कहते हैं जैसे O2 लग जाता है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन को अक्सर O2 कहा जाता है,
समझ में? अक्सर O2 कहा जाता है, यानी कि यह जो होता है अणु होता है और यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इसे कहीं भी रखा जा सकता है। इसीलिए आपको से बोला जाता है कि ऑक्सीजन लिखिए तो आप लिखते हैं H2 और जल लिखिए तो H2 प्लस O2 लिखते हैं, ना कि O लिखते हैं यहाँ पे। यानी कि यह अणु होता है, दो परमाणु से मिलकर बना है, दो O से मिलकर बना है। इसमें O प्लस O मिलकर तब बना है O2, यानी कि इसमें दो परमाणु है तब जाकर एक अणु बना। आपको इतना क्लियर हो चुका है? यानी परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। थोड़ा अणु बड़े होते हैं परमाणु से, समझ में आ गया? मॉलिक्यूल बड़े होते हैं एटम से। आइए देखते हैं कि परमाणु की सबसे पहले व्याख्या किसने की। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु नाम का भी कोई चीज होता है? तो देखते हैं, एक भारतीय दार्शनिक थे, एक समझ में, कणाद जी। महर्षि कणाद जो थे, करीब 600 BC की बात है, 600 ईसा पूर्व की बात है, के अनुसार सभी पदार्थ, जितने भी मैटर होते हैं, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटे, अत्यंत सूक्ष्म, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, सदा रहने वाला ऐसा पार्टिकल जो हरदम रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, और अगोचर वह जो देखा ना जा सके, अनसीन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, अगोचर वह जो देखा ही ना जा सके, कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। समझ में आया? यानी कि परमाणु के बारे में इन्होंने कहा कि सभी पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म, सदा रहने वाले, शाश्वत और अगोचर, यानी कि जो देखा ना जा सके, वैसे कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि परम और अणु लगा हुआ है। तो परम और अणु में परम का अर्थ ही होता है अंतिम, बहुत ज्यादा, एकदम सबसे लास्ट वाला, अंतिम। और अणु का अर्थ होता है, मॉलिक्यूल का अर्थ होता है कण। समझ में आए? तो परम अणु से मिलकर बना है परमाणु, और इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अंतिम कण, समझ में आया? यानी कि कोई भी पदार्थ का अंतिम कण, इन्होंने यह बात कहा, इसीलिए इसका नाम परमाणु दिया। आप समझ गए परमाणु नाम क्यों दिया? क्योंकि इसका अर्थ ही होता है परम, और अणु का अर्थ ही होता है अंतिम कण। परम मतलब अंतिम और कण, अणु मतलब कण, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम परमाणु दे दिया। ये परमाणु जो होते हैं विभिन्न अनुपात में संयोग करके, मतलब अलग अलग अनुपात में संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, बहुत छोटा छोटा पदार्थ है, बहुत छोटा छोटा परमाणु है, सॉरी, बहुत छोटा छोटा परमाणु है। जब बहुत छोटा छोटा परमाणु मिलकर बनता है तो एक पदार्थ बनता है। यानी कि पदार्थ का निर्माण जो होता है परमाणुओं से मिलकर होता है। इतना आपको क्लियर है? तो इसी संबंध में डेमोक्रिट्स और लुसिपस नामक वैज्ञानिक थे। क्या बोला मैंने? डेमोक्रिट्स और लुसिपस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने अंतिम कणों को एटम कहा। कहा कि जो अंतिम कण को, इसमें परमाणु कहा गया है हिंदी में, तो इसको इन्होंने एटम कहा। इसलिए आप जानते हैं इंग्लिश में इसे एटम कहते हैं और हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो एटम्स किसने कहा था? डेमोक्रिट्स और लुसिपस ने अंतिम कणों को एटम कहा। और एटम का ग्रीक भाषा में अर्थ पता है क्या होता है? अविभाज्य, जो तोड़ा ना जा सके। समझ में? इसीलिए इसका नाम एटम रखा गया कि इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है अविभाज्य, जो तोड़ा ही ना जा सके। इसीलिए डेमोक्रिट्स और लुसिपस ने इसका नाम एटम रखा। अब इसी के संबंध में रासायनिक संयोग के नियम कुछ प्रस्तुत किए गए उस समय। तो रासायनिक संयोग के नियम प्रस्तुत किए गए, यानी पदार्थ से संबंधित ही कि पदार्थ कैसे होते हैं, किस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणु जब मिलते हैं तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप क्या होता है, इसके संबंध में कुछ लोगों ने बात लिखी है। जैसे इसे बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूं कि अपनी तरफ से कोशिश करूं कि उन्हें समझा सकूं, जो हिंदी उन्हें नहीं समझ में आ रही होगी उसे इंग्लिश में बता सकूं। और नॉर्मली इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी थोड़ा समझ में आ जाती है। जैसे मैंने बोला अंतिम कण, अंतिम पार्टिकल, तो वे समझ जाएंगे कि अंतिम कण किसे बोला जाता है। समझ में? लास्ट पार्टिकल जो भी है। तो देखिए, रासायनिक संयोग के नियम में यहां दो नियम दिए गए। पदार्थ की अनश्वरता का नियम, अगर आपसे पूछ देगा कि पदार्थ की अनश्वरता का नियम, या इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बताइए, इससे क्लियर हो रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण मतलब कि जो उसका द्रव्यमान है उसका संरक्षण मतलब एकदम बचा रहता है, खत्म, ये नहीं होता है कि उसका नाश होता है। संरक्षण मतलब यह होता है। समझ में आए? तो अगर कोई पूछ दे पदार्थ की अनश्वरता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो यह लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर ने 1774 में इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम को दिया था। 1774 में लेवोजियर ने दिया था। समझ में?
इस नियम के अनुसार क्या था कि इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। जैसे अगर हम लोग दो, जैसे ए एक तत्व है, बी है, दोनों मिलकर सी और डी बनाते हैं, ठीक है। मान लिया कि ए का जो द्रव्यमान है वह 1 ग्राम है, बी का जो द्रव्यमान है वह बी ग्राम है, और सी का सी ग्राम है इसका, और डी का डी ग्राम है। समझ में? अब आप देखेंगे कि ए और बी इधर मिला है यानी कि ए और बी का द्रव्यमान, और सी और डी इधर मिला है यानी सी और डी का द्रव्यमान, दोनों मिलके जैसे इसका जो द्रव्यमान होगा इसको जोड़ने पर द्रव्यमान दोनों बराबर हो जाएगा। यानी द्रव्यमान हरदम संरक्षण रहता है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। जितना द्रव्यमान इस केमिकल रिएक्शन में है, इधर के पार्टिकल में है, उतना ही इधर के जोड़ने पर दोनों इक्वल हो जाता है। यानी कि द्रव्यमान पदार्थ की अनस्वरता का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यही कहता है कि पदार्थ के जो ये रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान जो होता है अपरिवर्तित रहता है दोनों तरफ। समझ में? तो लेवोजियर ने इसे प्रयोग द्वारा कुछ बताया। अब क्या बताया प्रयोग द्वारा? लेवोजियर ने दिखाया कि एक रिटॉर्ट लिया। रिटॉर्ट क्या है? एक बर्तन होता है, ऐसे ही बर्तन होता है जो थोड़ा खुला रहता है। अब एक रिटॉर्ट लिया, अब रिटॉर्ट में उन्होंने टीन लिया, समझ में? और टीन को गर्म करके इसको मुंह को बंद कर दिया। अब आप इससे अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसका टीन का वजन तौल लिया कि टीन भाई होता क्या है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रिटॉर्ट कैसा हो, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि देखिए रिटॉर्ट ऐसे ही फ्लास्क जैसा होता है, जिसमें क्या होता है कि ये लगा है, इसे गर्म बंद कर दिया जाता है, इसमें देखिए बंद किया हुआ है इसको। तो यानी कि थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए, यानी कि देखिए रिटॉर्ट जो होता है वह ऐसा ही होता है, ऐसे ही बर्तन होता है। इसी में इन्होंने टीन लिया, लेवोजियर साहब ने इसमें टीन लिया, और टीन लेकर क्या किया कि इसको पहले तौल लिया कि टीन का वजन कितना है भाई, पहले तौल लिया इसको, तभी ना देखा जाएगा कि पहले वजन और गर्म करने के बाद, मतलब केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है उसके बाद उसका वजन सेम रह रहा है कि नहीं। तो इसको तौला, और तौलने के बाद फिर क्या किया कि गर्म करके जो यह मुंह है ना इसका, इस मुंह को गर्म करके बंद कर दिया ताकि यह बाहर ना निकल सके, वजन इतना का इतना रहे। तो इन्होंने क्या किया कि इसका मुंह गर्म करके बंद कर दिया और वजन तौल लिया था। रिटॉर्ट इसे ही कहते हैं। आप समझ गए रिटॉर्ट किसे कहते हैं। इसके फलस्वरूप जब देखा गया कि इसमें तो ऑक्सीजन, हवा थोड़ी होगी, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप देखा गया कि टीन और ऑक्सीजन के बीच जब अभिक्रिया हुई तो वजन नहीं बदला। समझ में? इसका वजन बदला ही नहीं। यानी कि यह हो गया कि अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, अभिक्रिया करने से पहले और अभिक्रिया हो गई इसके बाद भी दोनों का वजन सेम रह रहा है, दोनों का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा है। अतः इस प्रयोग से निष्कर्ष यही निकलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ जो होता है संरक्षित रहता है, वह नष्ट नहीं होता। पदार्थ जो होता है वह संरक्षित, मतलब क्या होता है, वह ना नाश होता है ना कुछ भी रहता है, बचा रहता है। समझ में? तो इसे ही लेवोजियर ने इसको समझाया। आगे देखते हैं। जैसे अगला है, मैंने बताया था कि दो दिया गया, एक निश्चित अनुपात का नियम दिया गया, द लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शंस। तो निश्चित अनुपात का जब नियम दिया गया तो यह क्या है मैं समझा दूं, किसी भी रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड जो भी है, किसी भी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में, जितने भी प्योर नमूने हैं, जितने भी शुद्ध नमूने हैं, उनमें एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से, इसका जो मास होता है उसके विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि जैसे H2O है, तो मैंने पीछे के वीडियो में, पीछे के चैप्टर में आपको अच्छे से पता है कि H2O में H और O का जो भार होगा, जो इसका द्रव्यमान होगा भाई, वह क्या होगा, इसका बदलेगा नहीं भार, 1 और 8 के अनुपात में ही रहता है हरदम। समझ में आ गया? अभी आप इस बात पे नहीं जाएंगे कि कोई महानुभाव होंगे कि जो बोलेंगे कि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। महादेव, मैं यहाँ पे पृथ्वी पर पढ़ा रहा हूँ और भार और द्रव्यमान जब बोल रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। फिजिक्स में अच्छे से बताऊंगा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है और क्या नहीं अंतर होता है। मेरे कहने का मतलब बस एक ही है कि ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि मैं वेट की बात कर रहा हूँ, मैं उसके वजन की बात कर रहा हूँ। समझ में आया?
तो यहाँ हर एलिमेंट का मैंने देखा कि H और O जो होता है 1 और 8 के अनुपात में ही हरदम रहता है, बदलता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में मैंने देखा कि 3 और 8 के अनुपात में ही होता है। और मैंने यहाँ लिखा 9 भाग में से, देखिए 8 और 1 9, 9 भाग में से 1 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 8 3 11, यानी 11 भाग में से 3 भाग कार्बन और 8 भाग ऑक्सीजन, यही होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर दो कि किसी रासायनिक यौगिक कोई भी जैसे H2O है कि सभी शुद्ध नमूनों में जैसे H और O एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करते हैं, हमेशा निश्चित अनुपात में संयुक्त करते हैं। इतना आपने समझ लिया अच्छे से। यहाँ जल मैंने नदी से भी ले लिया, समुद्र से लिया, कुआं से लिए, कहीं से लीजिए 1 और 8 के अनुपात में रहेगा। समझ में? अब इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? अगर आपसे कोई पूछ दे कि निश्चित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन का नियम किसने दिया, या निश्चित अनुपात या बोल दे स्थिर अनुपात का नियम, तो आप बोलेंगे प्राउस्ट ने दिया है 1789 में, 1789। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया है, निश्चित अनुपात का नियम। आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे, मैंने डिफिनेशन बता दिया, आप लिख के याद कर लेंगे, एक बार मैंने समझा दिया है। आगे देखिए, डाल्टन ने जो भी यह नियम दिया गया, यह भाई नियम उन्होंने तो दे दिया, लेकिन इसे समझाने में वह ये कामयाब नहीं हो पाए। तो डाल्टन साहब एक आए। डाल्टन साहब जो थे वह शिक्षक थे इंग्लैंड के। समझ में आया? डाल्टन के बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा। तो डाल्टन ने पदार्थ की अनश्वरता और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की कि पदार्थ की अनश्वरता मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका द्रव्यमान बदलता नहीं है, अनश्वर रहता है, यह बदलता नहीं है। समझ में? मैंने पीछे इसका इंग्लिश बताया है, आप प्लीज जब भी इंग्लिश बताऊं तो थोड़ा अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि इसका इंग्लिश यह होता है हिंदी का, और मैं पढ़ाऊं तो आपको सुविधा होगी। हर बार मैं इंग्लिश बताऊं तो बहुत पीछे में चला जाऊंगा, एक बार बता दिया हूं पीछे, आप उसको देखते रहिए। तो डाल्टन ने पदार्थ की अनश्वरता और निश्चित अनुपात के नियम की स्पष्ट व्याख्या की। अब जब इन्होंने डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया 1808 में, तो उसी में पदार्थ की अनश्वरता के बारे में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला मैंने बताया और निश्चित अनुपात का नियम जो दूसरा अभी बताया, वह दोनों की स्पष्ट व्याख्या किसने की? डाल्टन साहब ने की। समझ में आया? तो कल डाल्टन के बारे में अच्छे से हम लोग देखेंगे डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत क्या दिया। अभी डाल्टन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि डाल्टन जो साहब थे वह 1766 में जन्मे थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1766 में। हर पॉइंट आप लिखेंगे। इंग्लैंड में इनका हुआ था और एक गरीब जुलाहा परिवार से यह संबंधित थे, जुलाहा परिवार से यह आते थे। समझ में? 12 वर्ष की आयु में ही एक शिक्षक के रूप में जीविका इन्होंने शुरू कर दी, शिक्षक के रूप में काम करने लगे और अपने जीविका चलाने लगे। समझ में? 7 साल के बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल बन गए डाल्टन साहब, यानी कि यह एक शिक्षक थे। आप अच्छे समझ रहे हैं। 1793 की बात है कि जॉर्ज डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र यानी कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर गए। मैनचेस्टर ये चले गए पढ़ाने के लिए। वहां पर उन्होंने अपनी जीवन का अधिकांश समय था वह शिक्षण, एजुकेशन और शोध कार्य में व्यतीत किया। समझ में? शोध करने में, एजुकेशन करने में, प्रयोग करने में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया अधिकांश समय। 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया और इसी को हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे कि इन्होंने परमाणु का सिद्धांत क्या दिया था, और कल अच्छे से हम लोग जानेंगे कि परमाणु के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या गुण थे, क्या क्या दोष थे, इनके जो परमाणु सिद्धांत था वह कहां तक कारगर साबित हुआ हमें केमिस्ट्री जानने में। इसको बहुत अच्छे से हम लोग कल पढ़ेंगे। मुझे आपकी कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कितना समझ में आता है। अगर जो बच्चे बस पढ़कर छोड़ रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जान पाऊंगा कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा नहीं। प्लीज इसके लिए आप जरूर अपनी राय दें, तभी मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा। और कल के बहुत सारे बच्चों जो मैंने एमसीक्यू दिया था वह काफी बच्चों तक शेयर कीजिए। मैं जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसे अपने पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन में पूरा, जैसे चैप्टर 1 का लिया था, चैप्टर 1 का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन लिया है, वह रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी दोनों से मिलाकर मैंने लिया है, ताकि
चैप्टर 1 और 2 से जो मैंने अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया है, चैप्टर 2 का अलग एमसीक्यू कम से कम 63 उसमें कराया है, चैप्टर 1 में कम से कम 53 56 55 कराया है करीब, तो उसमें से एक भी बाहर आपको ना आए। अगर वो समझ ले तो समझिए आप चैप्टर का अधिकांश भाग आपने क्लियर कर लिया। इस उद्देश्य से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी 50% जो क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन में जो 100% वनडे एग्जाम में आता है जो क्वेश्चन, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके और मेरे पढ़ाए हुए से एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए। इसी उद्देश्य से मैं आपसे फिर कल मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुनहरा टाइम मुझे दिया।